गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक बार फिर हिंदी क्षितिज के लेसन 1 दो बैलों की कथा पाठ का सारांश पढ़ेंगे। विद्यार्थीगण, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी है। इस कहानी को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम धनपत राय था। इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद्र के बारे में आप जानते हैं कि एक कथा सम्राट थे, महान उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, निबंधकार भी कहा जाए तो इनके ऊपर परिप्रेक्ष्य बैठता है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र ने समाज को ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती। इसके लिए हमें निरंतर मेहनत करना पड़ता है। स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, इसके लिए हमें निरंतर मेहनत करना पड़ता है, अथक परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके मिलती है। प्रेमचंद्र ने इसमें यह भी सिद्ध किया है कि पराधीन सपने में सुख नाही। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। प्रेमचंद्र ने इस कहानी में किसी के नाम इत्यादि का वर्णन नहीं करके बल्कि पशु और जानवरों के प्रति अपनी भावात्मक बात को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक अथक प्रयास किए हैं। तो पढ़ते हैं प्रेमचंद्र की एक महत्वपूर्ण कहानी, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा कहानी जो है स्वतंत्रता आंदोलन को भी जोड़ती है। शुरू में कई लेखक बताते हैं कि जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है, क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील होता है। गधे को बुद्धिहीन मानने के कारण में कवि का, लेखक का यह आशय है कि गधा सहनशील होता है, इसीलिए लोग उसे बुद्धिहीन मानते हैं। वह सुख दुख में भी लाभ हानि में भी एक समान दिखाई देता है। कौन? गधा। गधा जानवरों में सबसे बुद्धिहीन है। वह सुख दुख लाभ हानि में एक समान दिखाई देता है। भारतीयों को यानी भारत में रहने वाले लोगों को इसी सहनशीलता तथा उसके सीधेपन के कारण इसी सहनशीलता और सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका जैसे देश में अपमान सहन करना पड़ा। जिस प्रकार गधा सहनशील होता है वैसे भारत के लोग भी सहनशील हैं। इसी के कारण उन्हें जो है विदेशों में अपमान सहन करना पड़ता है। गधे से थोड़ा कम प्राणी है बैल। बैल जो है गधे से थोड़ा कम प्राणी है बैल। उसका स्थान गधे से नीचा है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। गधे से कम प्राणी है बैल, उसका स्थान गधे से नीचा है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। विद्यार्थीगण, आपके सामने लिखा हुआ पाठ का सार भी दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो उसे एक बार पढ़कर याद भी कर सकते हैं। कहानी का आरंभ यहाँ से होता है। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के 2 बैल थे। वे दोनों ही पछाई जात के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। झूरी के पास
हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। दोनों बड़े ही सुंदर थे। लंबे समय से एक साथ रहते उन दोनों बैलों में गहरा लगाव हो गया था। वे हमेशा एक साथ ही उठते बैठते थे और दोनों एक दूसरे को सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों के आंखों के इशारे एक दूसरे की बात समझ लेने में सक्षम थे। जूरी ने एक बार अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। अब हीरा और मोती नामक दो बैल ये समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है, इसीलिए वे वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वे जूरी के साले के घर गए, किंतु वहाँ उनका मन नहीं लगा। जूरी के साले के घर पहुंचकर दोनों बैलों का वहाँ उनका मन नहीं लगा। उन्होंने वहाँ का चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने अपने में सलाह और मशवरा की और चुपचाप जूरी के घर की ओर चल दिए। रात में दोनों बैलों ने रस्सियाँ तोड़कर जूरी के घर की ओर चल दिए। सुबह जब जूरी ने उन दोनों बैलों को अपने घर देखा तो बहुत खुश हुआ। दोनों बैल जूरी के ससुराल से भाग कर आए थे। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया, किंतु जूरी की पत्नी नाराज होकर उन दोनों बैलों को नमक हराम कहने लगी। उसने कही थोड़ा सा काम पड़ा, ये दोनों वहां से भाग आए। गुस्से में आकर उन्होंने दोनों बैलों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। जूरी ने नौकर से चारे और खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर के कारण उन दोनों बैलों को उस दिन नाद में चारा और खली नहीं मिलाई गई। लेकिन चुपचाप उन दोनों बैल वहाँ खाना शुरू कर दिए। दूसरे दिन जूरी के पत्नी का भाई गया फिर आया। वो दोबारा हीरा और मोती को ले गया। इस बार गया ने हीरा और मोती को मोटी मोटी रस्सियों में बांध कर ले गया और घर पहुंचा। खाने में रूखा सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर अगले दिन हल जोतने से मना कर दिए। अब जूरी के पति का भाई गया उन दोनों बैलों से बहुत अधिक काम लेता था और खाने में रूखा सूखा भूजा डालता था। दोनों बैल काम करने से जब मना किए तो जूरी के पत्नी का भाई उन्हें डंडे भी मारना शुरू कर दिया और गले में लंबी लंबी रस्सियां बांध दी। अगले दिन फिर उन्हें रूखा सूखा भोजन ही मिला। शाम के समय भैरव की एक लड़की थी। वो 2 रोटियां लेकर आई और उन्हें दोनों बैलों को खिलाने लगी। बैल उसके प्रेम के आगे झुक गए। लड़की की सौतेली माँ थी और उस लड़की को परेशान करती थी। मोती के मन में आया कि वो भैरव की नई पत्नी को उठाकर सिंग से मारता है, किंतु वो लड़की का स्नेह देखकर चुपचाप हो गया, यानी चुप रह गया। उसने सोचा कि यदि भैरव की पत्नी को हम मारते हैं तो लड़की अनाथ हो जाएगी। अगली रात उन्होंने रस्सियां तुड़ाकर भागने की तैयारी कर ली थी। रस्सी कमजोर करने के लिए उसे चबाने लगे, पर उसी समय वो छोटी लड़की आई और दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। किंतु उस लड़की के स्नेह के आगे दोनों बैल नहीं भागे। बैल समझते थे कि यदि हम यहाँ से भाग जाते हैं
तो घर के लोगों को इस लड़की पर शक होगा और इस लड़की की पिटाई करेंगे। तब लड़की ने शोर मचा दिया और बैल भागना शुरू कर दी। लड़की ने शोर मचाया कि बैल भागे जा रहा है। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा और मोती भाग खड़े हुए। गया गांव के अन्य लोगों के साथ बैलों का पीछा किया। इतने में दोनों रास्ता भटक गए और दूसरे जगह पहुंच गए। दूसरे जगह गांव में पहुंचे तो एक किनारे पर एक खेत, मटर का खेत मिला था। दोनों ने वहाँ उस खेत में मटर खाने चल पड़े। उन्हें भूख लगी थी, इसलिए वह दूसरे के खेत में मटर खाने के लिए विवश थे। मस्ती में उछल कूद करने के बाद रास्ते में एक सांड आ गया। दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि सांड का मुकाबला कैसे कराएं। हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता था तो दूसरा पीछे से उस पर वार करता था। इस प्रकार सांड हताश होकर गिर पड़ा और हीरा मोती को उस पर दया आ गई। उसने सांड को छोड़ दिया। सांड को परास्त करने के बाद दोनों बैलों में जीत की खुशी का जश्न आ गया। जीत की खुशी के आगे वे मटर के खेत में मटर खाने लगे। तब तक दो आदमी लाठी लेकर आए और उन्हें पकड़ने लगे। उन्हें देखकर हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में धंस जाने के कारण उन दो आदमी के द्वारा पकड़ लिया गया। यह देखकर हीरा भी स्वयं आकर बंदी हो जाना अर्थात उन दो आदमियों के हाथ लग जाना हो गया कि मेरा मित्र पकड़ा गया है या पकड़ लिया गया है तो मैं अकेला क्या करूँगा। एक कहानी यहाँ दो मित्रों की भावना को भी दर्शाती है। दोनों आदमियों ने पकड़कर उसे काजी हाउस में बंद कर दिया। काजी हाउस में दिन भर कुछ भी खाने को उन्हें नहीं मिला। वहाँ पहले से कई जानवर मौजूद थे, जैसे बकरियाँ, भेड़, घोड़े, गधे इत्यादि। सभी मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा और मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। यानी हीरा ने अपने सींग से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उन्हें कई डंडे मारे और मोटी रस्सी में बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया और मजाक किया कि दीवार तोड़ने का फल तुम्हें मिल गया। हीरा ने उत्तर दिया, यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आज़ाद हो जाते हैं अर्थात कई जानवर बच जाते हैं। हीरा की बात सुनकर मोती को भी जोश आ गया। उसने बची हुई दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए, गधे नहीं भागे। गधे सहनशील होते हैं, बोले भागने से क्या फ़ायदा, फिर पकड़ लिए जाएंगे और यहीं आकर बंद हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि मत भागें, यहीं पड़े रहें। मोती ने सींग मारकर हीरा को भगा दिया। मोती ने सींग मारकर गधे को भगा दिया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, क्योंकि हीरा बंधा हुआ था रस्सी में। किंतु मोती ने हीरा को अपने मित्र को विपत्ति में देखकर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सुबह होते ही काजी हाउस में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा, मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया। हीरा और मोती को काजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था।
उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। दिन में केवल एक बार पानी मिलता था। दोनों बैलों की हालत खराब हो गई थी। दोनों बैलों की भूख और प्यास से उन सूख गए थे और शरीर ठठरी की तरह दिखाई देने लगे। एक दिन काजी हाउस के लोगों ने उन बैलों को नीलाम कर दिया। उनका कोई खरीदार नहीं था। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों उस कसाई के साथ चले गए। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें एक गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर अपने में मस्त थे, उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं, हमारी कोई चिंता नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते को जाने पहचाने हैं। यानी अचानक हीरा और मोती जिस रास्ते पर चल रहे थे, उन्हें पता चला कि ये रास्ता जाना पहचाना है। उनके कमजोर शरीर में फिर से जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नजदीक आ गया। वे तेजी से भागे और अपने घर के स्थान पर खड़े हो गए, यानी नाथ के स्थान पर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें देखकर दौड़ा और उनके गले लग गए। बैल झूरी के हाथ को चाटने लगे, अर्थात प्रेम प्रकट करने लगे। कसाई दौड़ते हुए आया और बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई ने कहा कि ये बैल मेरे हैं, मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है। वो बैलों को जबरदस्ती करने लगा। इतने में मोती नामक बैल कसाई पर सींग चलाया और उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। झूरी के नालों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। झूरी ने अपने बैल को खाने के लिए खली भूसा और चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। गांव के लोगों में भी खुशी आ गई। मालकिन ने आकर उन दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। विद्यार्थीगण, निस्संदेह कहानी आंदोलन को जोड़ती है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने प्रयास करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करता है, उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। वैसे ही यह कहानी दो बैलों के साथ हुआ है। अब इसलिए कहानी स्वतंत्रता आंदोलन को जोड़ देती है। अब आ गया प्रश्न उत्तर। हम आपके प्रश्नों के प्रश्न बोलकर उत्तर भी बताएंगे, उसे आप गौर से सुनिएगा। काजी हाउस में बंद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? सीधी सी बात है, काजी हाउस में बंद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि प्रत्येक जानवर का अंदाज़ा लग सके कि कितने जानवर हैं, कोई भगा तो नहीं है। छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि उसकी माँ मर चुके थे। उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। माँ के बिछोह का दर्द वो बच्ची भली बात जानते थे। इसलिए जब उन दोनों बैलों पर कोई कष्ट होता था तो उसका प्रेम उमड़ आता था, उसे तरस आने लगा बैलों पर। इसलिए रात को चुपके के समय बैलों को 2 रोटी खिला देती थी। प्रश्न 3 है, कहानी के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य इस पाठ में उभर कर आए हैं? उत्तर लिखेंगे। कहानी के माध्यम से बैलों में अनेक नीति विषयक मूल्य इस पाठ में उभर कर आए हैं। पहला, अधिक सरल तथा सहनशील नहीं होना चाहिए,
क्योंकि लोग उस आदमी को मूर्ख कहते हैं जैसे लोग गधे को मूर्ख कहते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का भूख। स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है, परतंत्रता सबसे बड़ा दुख है। दूसरा है स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है, गुलामी बहुत बड़ी दुख है। अतः आज़ाद होने के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए। शक्ति संपन्न लोगों के आगे आकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहिए। प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार के प्रति ऋण अर्थ मूर्ख का प्रयोग करके इसे नए की ओर संकेत देते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की स्वागत विशेषताएं बताएं। पहला सरल, दूसरा सहनशील, तीसरा बुद्धिहीन। गधे की पहली विशेषता है कि वह सरल है। दूसरा, वह कभी किसी तरह की चालाकी नहीं जानता, उससे जो कहा जाता है वही करता है। उसकी दूसरी विशेषता है सहनशीलता। उसके ऊपर चाहे जितने बोझ लाद दिए जाएं, वह कभी ऐतराज नहीं करता है। उसकी तीसरी विशेषता है बेवकूफ़ी, जिसके कारण वह मार खाता है। गधे ने इसलिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करके लेखक ने इसलिए गधे को मूर्ख शब्द का प्रयोग करके इस पाठ में बताया है। नेक्स्ट है किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह से व्यक्त किया गया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को मधुर बताया गया है। लेखक के अनुसार किसान एवं पशुओं के आपसी संबंध आत्मीय होते हैं। किसान लोग पशुओं को अपने घर का सदस्य समझते हैं तथा अनेक त्योहारों पर उन्हें अच्छा भोजन भी देते हैं। हीरा मोती जैसे सुंदर नाम रखते हैं। झूरी तो प्रतिदिन चारे के साथ हीरा और मोती को चोकर, भूसी और खली देता है। जानवर भी अपने मालिक के प्रति तैयार रहते थे, उसके व्यवहार को भांपते हैं, उनके लिए खूब परिश्रम करते हैं, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तभी तो हीरा और मोती बार बार अपने मालिक के यहाँ वापस आ जाते थे। नेक्स्ट है इतना ही हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं बताइए। मोती के इस कथन से प्रकट होता है कि वह उग्र स्वभाव का था, किंतु वह निर्दयी नहीं था, क्योंकि वह किसी पर अत्याचार होते नहीं देख सकता। वह बहुत दयालु है, इसलिए उसने बाड़े में कैद पशुओं पर दया करके बाड़े की दीवार को तोड़ देता है और पशुओं को भगा देता है। जब हीरा ने कहा कि अब उस पर मुसीबत आएगी तो उसे रस्सियों में बांधा जाएगा, तो वह दुखी नहीं हुआ, बल्कि गर्व से बोला कि ऐसा बंधन उसे प्रसन्नता देता है, क्योंकि मेरे बांधने से 9-10 प्राणियों की जान बच गई तो सब मुझे आशीर्वाद देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? मुख्य प्रश्न यही है कि यह कहानी, हाँ, मुझे लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में न हो तो
कहानी में हीरा और मोती नाम के दो बैल से संबंध रखती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में यह कहानी हीरा और मोती नाम के दो बैलों से संबंध रखती है। यह कहानी हीरा और मोती नाम के दो बैलों की है, परंतु उनकी यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी आंदोलन व संघर्ष का बयान करती है। दोनों बैल युवा क्रांतिकारी के प्रतीक हैं। दोनों ही संवेदनशील, देश प्रेमी, क्रांतिकारी एवं भारतीय हैं तथा वही अपने देश यानी मालिक के घर से बहुत प्रेम करते हैं। दूसरे देश जेल में दूसरा देश यानी दूसरा घर उन्हें जेल के समान प्रतीत होता है। अतः वे स्वदेश की प्राप्ति के लिए मरते दम तक प्रयास करते हैं। स्वदेश को प्राप्त करने के लिए मरते दम तक प्रयास करते हैं। वे अनेक मुसीबतों से एकजुट होकर लड़ते हैं, अंततः हर मुसीबत में विजय पाते हैं। अंत में उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। भूख और प्यासा रखा जाता है ताकि उनका मनोबल कम हो जाए, किंतु वे जेल में भी अन्य कैदियों के लिए संघर्ष करते हैं। आखिर एक दिन उन्हें फांसी पर लटकाने का यानी कसाई के हाथ बेच देने का हुक्म दिया गया है। सौभाग्य से उन्हें अपने देश का रास्ता प्राप्त होता है और उस रास्ते से भागकर अपने देश चले जाते हैं। इस प्रकार यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन को ही जोड़ती है। तो सभी विद्यार्थी इस पाठ का सारांश याद करेंगे और रिवाइज अभ्यास कार्य भी करेंगे। धन्यवाद।